रमज़ानुल मुबारक के रोज़े इस्लाम के अरकान में शामिल हैं और ये हर सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज यानी लाजमी है। रोज़ेदारों के लिए 24 घंटे के मामूलात यकसर तब्दील हो जाते हैं। क्या इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए कभी आपने सोचा कि इसके लिए आपकी जिस्मानी फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है? आदाब नाजरीन, मैं हूं अब्दुल हई खान। पेश है प्रोग्राम बीच बहस में। हमारा आज का मौजू है जिस्मानी फिटनेस और रमज़ान के रोज़े। अजीज़ नाजरीन, हर साल रमज़ानुल मुबारक आते हैं। आते ही हम रोज़ा रखने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। सहरी और इफ्तार के खाने का सामान, तरावी पढ़ने के औकात की तैयारी और इसी के साथ मुलाजिमत और कारोबार की फ़िक्र। क्या आपको मालूम है कि इन तमाम सरगर्मियों का असर हमारी जिस्मानी हालत पर पड़ता है? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि तमाम दूसरी तैयारियों के साथ हमें अपनी जिस्मानी फ़िटनेस के लिए क्या करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आवाज़ दी वॉइस की स्टूडियो में मौजूद हैं हुकूमत हिंद के जिस्मानी एक्सरसाइज और योगा के साबिक़ कमिश्नर डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी। उन्होंने गुज़श्ता 50 साल की जद्दोजहद के दौरान तकरीबन 35 लाख लोगों को जिस्मानी फ़िटनेस की तरबियत दी है और मुतअद्दिद मुल्कों का दौरा भी कर चुके हैं। डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब और कौसर, आप लोगों का हमारे स्टूडियो में आवाज़ दी वॉइस के प्लेटफॉर्म पर खैर मकदम है। थैंक यू डॉक्टर साहब, रमज़ान आ गए हैं करीब, और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारा आज का मौजू है कि जिस्मानी फ़िटनेस और रमज़ान के रोज़े, यही हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है कि इसके लिए क्या करना चाहिए और दीगर तैयारियों के साथ साथ, ताकि हमारा जिस्म फ़र्ज़ को पूरा करने की ताकत हासिल कर सके। बहुत खूब, और आपका बहुत उम्दा सवाल है, और ये सवाल ही है जिसने मुझे रिटायरमेंट के बाद इस तरफ मोड़ा है कि भाई इसका भी हल निकाला जाए। गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए जो जिम्मेदारियां थी वो मैं अदा करता रहा, और इजाफी एडिशनली अपने ऊपर ख़ुद से जिम्मेदारियां लेता रहा। जैसे बच्चों को कैसे फ़िट रखें, कैसे वो फ़िटनेस के ट्रेनर बन जाएं बल्कि, और इस तरह, और वो अपने जो पसंदीदा उनके टास्क हैं, जो ज़िंदगी में वो करना चाहते हैं, जिस फ़न में वो जाना चाहते हैं, उस फ़न में वो जाएं और उसमें ऐसी परफॉर्मेंस दें कि मस्त मस्त रहते हुए अपने वो तमाम काम बखूबी अंजाम दें। तो ये जो टास्क मैं लेता रहा हूँ, एक तरह से मेरी आदत रही कि नए नए मैदानों में लोगों को नफ़ा पहुँचाया जाए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को समझा जाए। तो इसी तरह रमज़ान का भी मुझे लगा कि ये जो फ़िटनेस की जो ज़रूरत है वो इबादत करने वालों को भी है, क्योंकि रोज़ा एक जिस्मानी अमल है। खाना पीना बंद करना, तो वो जिस्म का खाना पीना बंद किया है, तो एक ख़ास टाइम पे लेना है, ख़ास टाइम पे जो है वो लेना बंद करना है, यानी सहरी खानी है। तो ये जो तब्दीलियाँ जिस्म में आई, उसके लिए स्ट्रॉन्ग जिस्म चाहिए इस अमल को करने के लिए। और जिस्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने जो काम किया है वो वर्जिशों को पहले चुना, और कि भाई इसमें कौन सी वर्जिशें ऐसी आसान हो सकती हैं कि जो बग़ैर थके बिल्कुल आराम से हो जाए, और जो है वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उन तमाम ऑर्गन को जो है मजबूत करें, उनकी तंदुरुस्ती को बना के रखें, पेट में आलाइशें न जमें, पेट की आलाइशें, गंदगियाँ साफ़ हो जाए, बॉडी डिटॉक्स रहे। तो टॉक्सिन होंगे या कहीं गंदगी होगी या गैस बनेगी तो सिर भारी रहेगा, परेशान रहेंगे। और रमज़ान वालों ने, कई ने शिकायत की, रमज़ान रोज़े रखने वालों ने, कि जो आपको ऐसी वर्जिशें ढूंढनी है, बतानी है। तो खैर मुझे वो वर्जिशें मिल गई, और फिर मैंने उनको कराया, और उसमें मैंने हिस्से किए उन वर्जिशों के कि भाई सिर से ऊपर की वर्जिश कौन सी, और सर धड़ की कौन सी रहेंगी, हाथों की कौन सी, पैरों की कौन सी। तो इस तरह मैंने वर्जिशों को डिवाइड किया, और बड़ी अच्छी वर्जिशें मिल गई। लोगों ने बड़ा नफ़ा बताया, कहते भाई थकावट तो फ़ौरन दूर करती हैं, ताजगी जिस्म में लाती हैं, स्मार्टनेस लाती हैं, एक्टिव बनाती हैं जी। और रोज़े में की बर्दाश्त करने की क़ुव्वत जिस्म में आ जाती है।
तो वो वर्जिश। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और मालूम करना चाहता हूँ जी कि जो भी अभी आप, मेरा ख्याल आपके पास किताबें काफ़ी हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू सभी में आपने किताबें लिखी हैं और वर्जिश की तस्वीर भी हैं कि ये जो आप बता रहे हैं कि जाहिर है, और मेरा आज का प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि रमज़ान में रोज़े रखने की ताकत हम किस तरह पैदा करें, जिस्म हमारा इस लायक कि वो जो तब्दीलियाँ हुई हैं, हम रात में खाते हैं, मतलब डिनर हम जिसे कहते हैं, हम शाम का खाना जिसे कहते हैं, वो हम सहरी यानी एक ख़ास वक्त में खाते हैं और उसके बाद फिर हम तरावी के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर जो है सहरी में उठ जाते हैं, जहाँ नाश्ता हम सुबह करते हैं तो वो नाश्ता हम सहरी में करते हैं, चाहे पूरा खाना हो। तो सवाल यह है कि जो वर्जिशें आपने तैयार की हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, वो वर्जिशें कब करनी चाहिए जी, कि नमाज यानी पेट खाली हो जाए उस वक्त, या मतलब खाना खाने से पहले, इफ्तार से पहले, इस सिलसिले में ज़रा सा तफसील से हमें जी देखिए, आपके सवाल में जो बात पैदा हो रही है वो ये है कि रमज़ान के दौरान, ठीक है जी, और मैं दो बातें अर्ज करूंगा। एक तो इस्तकबाल है रमज़ान, यानी हम रमज़ान को तंदुरुस्ती के साथ वेलकम करें, तो रमज़ान से पहले प्रैक्टिस करें। एक तो ये पहलू है उसका, और दूसरा पहलू है कि जब रमज़ान चल रहा हो तो उस वक्त मेरी दरख्वास्त रोज़ेदारों से ये होती है कि भाई जिस वक्त आपका जिस्म टूटा हुआ ज़्यादा महसूस हो रहा है, तब रिचार्ज के लिए, रिफ़्रेश के लिए, एनर्जाइज के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए। अब ये आप कहेंगे कि भाई उसमें तो मुंह तो बंद है, फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? भाई ऑक्सीजन की एनर्जी लीजिए ना, हम ऑक्सीजन की एनर्जी लें। कार्बन डाइऑक्साइड जो जिस्म से निकलना है, उसमें जो मेहनत जिस्म कर रहा है, उसमें उसको निकालने की कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। मैं चाहूँगा इसका ज़रा सा एक अमली भी आप अमली दिखा देंगे। देखिए हमारे साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्वालिफाइड ट्रेनर हैं इन चीज़ों की, और ये हकीमी वर्जिश, हिकमत से जो जिन वर्जिशों में हिकमत वाली बात है जी। तो मैं उससे पहले अर्ज़ करना चाहूँगा इनके दिखाने से पहले कि हमने ये भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है जी। इसकी बड़ी खूबी है कि यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ और बहुत से ज्ञान हैं। तो इसी तरह ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुष मिनिस्ट्री जो बनी है, तो आयुष में जितने आयुष के आयाम हैं, कंपोनेंट हैं, तो मैं सबसे गुजर के पहुँचा हूँ। यानी मैंने हिकमत पढ़ी है, हकीम रहा हूँ, आयुर्वेद पढ़ा है, आयुर्वेद रतन किया है और उसका मेरा रजिस्ट्रेशन है, नेचुरोपैथी पढ़ी है, और मैं यहीं दिल्ली में एक जगह है लाजपत नगर, वहाँ लाजपत भवन है, उसमें 1992 में मेडिकल अफसर नेचुरोपैथी रहा हूँ। तो यानी सब चीज़ों पे गौर करते हुए मैंने मुश्किल प्रैक्टिसेस की हैं। देखिए ये मुश्किल प्रैक्टिसेस आज का नौजवान करने में भी उसे बहुत हिम्मत चाहिए, जो ये मुश्किल प्रैक्टिसेस इसमें हैं, और बल्कि इन्हीं प्रैक्टिसेस को करने, मेडिकल नॉलेज के होने और टीचिंग स्किल के होने की वजह से मुझे भारत सरकार ने अंग्रेज़ों को मेडिकल कॉलेज के, यूरोप के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सिखाने के लिए इटली भेजा था। तो यानी मुझे ये मुश्किल वर्जिशें नहीं देनी थी, मुझे वो देनी थी कि जिसे करने पर ज़रा सी थकावट भी ना हो जी। और काम भी हो जाए। अब देखिए हमें उसमें जो थकावट, सुस्ती लाने वाली चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, और सुस्ती लाने के लिए 3 दफ़ा सांस जो है, एक ही सांस को 3 दफ़ा निकालें और फिर लंबा गहरा ले लें, है ना। पहले एक ही सांस को झटके से निकाला, उसकी ज़रा सी आवाज़ आएगी, 2 दफ़ा आवाज़ भी नहीं आएगी, दूसरी दफ़ा हल्की सी करने वाले को सुनाई देगी, तीसरी दफ़ा में उसे भी नहीं सुनाई देगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकल जाएगी। अब वो जगह बन गई, अब उस स्पेस को ऑक्सीजन से भर लो, रमज़ान में भी काम करेगा, नॉर्मल भी सबको हेल्दी रहने में काम करेगा। तो हमने ईज़ किया है, आसानियाँ पैदा की हैं, इसलिए रोज़ेदारों को पसंद आ रही है ना। इसीलिए जो भारत सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 35 लाख जो नौजवान थे, उनको हम सिखा सके, उन्हें अच्छा लगी। 50,000 टीचर को सिखाया, अच्छी लगी। तो वही इसका अमली दिखा देती हैं, ये प्रैक्टिस दिखा दीजिए ज़रा कि जो लंग्स को साफ करने के लिए तेज़ी से सांस एक दफ़ा निकाला, फिर निकाला, फिर निकाला, और फिर लंबा गहरा भरिए, ये ले लिया, फिर भर लिया, फिर निकाला। तो लोग क्या करते हैं आमतौर पर, बस रुक जाइए, लोग क्या गलती कर रहे हैं साहब, जो हमें समझाने की है। हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम लोगों से पूछते हैं कि सांस पहले लेना, आप कैसे करोगे इसको, तो कहेंगे पहले सांस भरेंगे फिर निकालेंगे। समझने की बात यह है कि पहले निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी आपके अंदर, चुस्ती फुर्ती। तो जब निकालेंगे
कार्बन डाइऑक्साइड जगह बन गई, अब ऑक्सीजन भरिए तो उससे फ्रेशनेस महसूस करेंगे। तो ये फ्रेशनेस चाहिए, ताजगी चाहिए, एक एक्सरसाइज ये है। इसी तरह ब्रेन की मसाज, ब्रेन की मसाज की एक्सरसाइज दुनिया भर में फैलनी चाहिए। क्यों? कि वो भारत का बहुत बड़ा इनाम है और मैंने उसमें कुछ जो है वो ज़रूरत के हिसाब से, देखिए वो हमारे पुराने लोगों ने बनाई थी, है ना, बड़े लोगों ने बनाई थी। आज इंसान की ज़रूरत दूसरी हो गई, तो वो थोड़ी सी देर करनी है कि भाई 5-10 सांस। तो उसमें देखिए आप ही करके दिखाइए, कौन चेहरा ऊपर कर लीजिए, पोजीशन ये कर ली, और अब अगर ये तेजी से ब्रेन के लिए, ब्रेन मसाज के लिए, रिचार्ज, रिफ्रेश, क्योंकि उसमें रमजान में क्या होगा कि जल्दी से दिमाग काम करना, उसको ऑक्सीजन और चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप फ्रेश कर लो उसको। तो देखिए ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए ये देखिए इनका नथना कैसे फड़क रहा है इस स्टाइल में, ये गला दिख नहीं रहा लेकिन गले में भी जब ये बाहर से हिस्सा इतना फड़क रहा है तो बीच में जो है वो दिमाग का हिस्सा आता है हवा के रास्ते के ऊपर, तो उसमें भी मसाज हो रही है। छोड़ दीजिए, बस बस 10 काउंट बस। अच्छा मैंने कहा भाई 10 काउंट, तो 10 काउंट से ही लोगों को फायदा हो रहा, बता रहे हो कि जो बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ये तो हम जो है वो थकावट, दिमागी थकावट से निकल गए। सब जैसे आपने बताया कि कई पैथी में आपने काम किया है। जी जी। आपने बुनियादी तौर पर जो हकीमी वर्जिश, उसके बाद फिर और दूसरा आपने कई बार मैंने देखा है आपकी स्पीचेस में कि नमाज में भी कई ऐसे होती हैं वर्जिशें जो फ़ायदा पहुंचाती हैं। तीसरे आप योगा के एक्सपर्ट रहे हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे मालूम करना चाहूँगा कि तीनों अमल में जाहिर है किसी की इबादत है, इबादत रमज़ान भी हमारी, रोज़ा रखना भी इबादत है। जी जी। तो क्या इन तीनों चीज़ों से मतलब फ़ायदा उठाया जा सकता है यहाँ पर, अगर उनमें जो वो चीज़ें जो काम आती हैं क़ुव्वत देने के लिए, ताकत देने के लिए, रोज़े में जिस्मानी ताकत को उभारने के लिए, तो वो ज़ाहिर लेने में उन्हें क्या नुकसान है? जी, मैंने तो इस पे अखबारात में भी बहुत छपा है मेरे ये बयानात कि मेरा कहना यह है कि वर्जिश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है जिसमें किसी को कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। जहाँ से मिले ले लो, है ना, उसमें है ना खुज़मा सखा वज़ा अमा कदर, जो अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लो। और वर्जिश तो जिस चीज़ जो जहाँ से जिस टेक्निक से मिल रही है वो टेक्निक अपना लो, उसमें क्या बात है। अब ये हमने बनाई है तो इसमें सबसे पहले तो हकीमी पहलू लिया कि जहन को आप रिलैक्स रखिए और रिलैक्स रहने के बाद कीजिए। थोड़ा हकीम में क्या होता है कि दवा जिस तरह होती है ना, दवा के तौर पर थोड़ी सी लीजिए, तो यानी थोड़ी सी वर्जिश कराए, ये नहीं हम घंटों एक ही वर्जिश कर रहे, तो जिस्म के मुख्तलिफ पहलू जिस्म हिस्सों की करेंगे। अब आपने एक नमाज की बात कही, तो देखिए नमाज में क्या मामला है कि वर्जिश उसमें भी है लेकिन नमाज वर्जिश के लिए नहीं है। फ़र्क यह है, नमाज एक इबादत है। दूसरी बात यह है कि नमाज में जो लोग शिरकत करते हैं उसमें बड़ी उम्र का भी हो सकता है, कम उम्र का भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकता है, ताकतवर भी हो सकता है। तो नमाज में जो वर्जिश रखी गई हैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत रखी गई हैं कि ये कॉमन मिनिमम हर कोई कर लेगा। बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जी, तो वो उसके लिए रखी गई हैं। लेकिन अगर किसी को मुजाहिदा करना है, अपने आप को बेहतरीन भारत का एक ऐसा नागरिक बनना है जो वो दूसरों के काम आए, अपना काम तो करे ही, कुछ टाइम दूसरों के काम आने के लिए भी वक्त निकले, ऐसा भी वक्त निकाल सके, तो उसे ज़्यादा मजबूत होना होगा, ज़्यादा तंदुरुस्त होना होगा। उसे वर्जिश, हकीमी वर्जिश जो हम बता रहे हैं वो करेंगे तो बहुत नफ़ा होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल और भी उभरता है, क्योंकि पूरे साल 11 महीने लोग एक ही मामूल की लाइफ गुजारते हैं। एक वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त नाश्ता करते हैं, एक वक्त दोपहर का खाना खाते हैं, या जब कभी तबीयत होती है तो वो खा लेते हैं। अब उसके साथ साथ यहाँ एक मसला और भी है कि जब शुरू में रमज़ान, जैसे अभी आपने कहा कि रमज़ान की तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए, यकीनन लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारी तवज्जो सिर्फ अपनी उस पर देते हैं कि भाई खाने का सामान इकट्ठा कर लो, किसी चीज़ में तक कमी ना आए। अच्छे हैं, बरकत, चूँकि बरकत अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है कि इसमें रमज़ान में बरकत भी पैदा की गई है, बरकत भी दी गई है ताकि खाने पीने में इसमें उसमें कोई दिक्कत ना महसूस हो। लेकिन लोग इन सब चीज़ों को करते हैं। हालांकि मेरा सवाल ज़रा सा उससे हट के है, लेकिन चूंकि आप हकीम भी हैं, तो किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए ख़ास तौर से इस पूरे रमज़ान में, जो हमारे जिस्म को ताकत भी दे और उसके साथ साथ जब हल्की फुल्की वर्जिश आप करवाएं तो उसका भी पूरा फ़ायदा पहुँचे। मैं ग़िज़ा के बारे में मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा जी, और वो मुख्तसर ये है कि देखिए ये जो भारत है ये बहुत इस मायने में बड़ा विशाल देश है
बहुत बड़ा है। और यहाँ ट्रेडिशनल खाने हैं और जो इलाके में अलग है। बंगाल में कुछ खाया जा रहा है, इधर राजस्थान में कुछ और खाया जा रहा है ना, फिर इधर पंजाब में आ जाइए, वहाँ कुछ और खाया जा रहा। तो एक तो वो जो वहाँ का माहौल और जो वहाँ के मौसमी हालात हैं उसकी वजह से, और दूसरे जो कुल मिला के मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हल्का फुल्का लें ताकि वो उसमें उसको हज़म करने में एनर्जी ना लगे, है ना। तो उसमें एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो कमज़ोरी आएगी, वरना रमज़ान आप बहुत मस्ती से गुजरेगा, बहुत ताकत उसमें आएगी, अच्छा लगेगा जी। तो ये जो खाने का पहलू है असल में इस पे सब तवज्जो दे रहे थे। तो मैंने क्या किया, भाई इस पे तो सभी देख रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो खाना हजम करेगी मशीन उस पे कौन काम करेगा। जी जी जी। तो हमने एक उसके लिए उस हजम पे काम किया कि भाई, और देखिए कैसी वर्जिश, मैं ज़बानी बता दूंगा और आप समझ लेंगे कितनी आराम की वर्जिश है कि भाई सारी दुनिया क्या कर रही है। मैंने अभी अर्ज़ किया और आप सब भी देख ही रहे हैं चारों तरफ के, भाई खाने की तैयारी करते हैं रमज़ान में और दूसरे, तो उसमें अगर हम पेट के तमाम आज़ा को, शुगर नहीं होगी अगर ये प्रैक्टिस करेंगे हमारी, है नहीं, आज शुगर से कितना परेशान है, और प्रैक्टिस कितनी आसान, सांस निकालना है, निकालने के बाद पेट को, निकले हुए सांस में अब लेना नहीं, पेट को चेस्ट की तरफ खींचना है, और मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, खींचते ही छोड़ना है। ये एक दफ़ा हुआ, तो एक निकले हुए सांस में 2-4 दफ़ा अगर ऐसे करेंगे, खींचते ही छोड़ेंगे पेट को, तो ये लेट के करना है और पहले आराम करना है, लेटने के बाद सांस निकालना, पेट को चेस्ट की तरफ खींचते ही छोड़ना, फिर 2-3 दफ़ा ऐसे ही खींचते ही छोड़ना, और जब 2-3 दफ़ा हो जाए, मैक्सिमम 5 दफ़ा, तो फिर सांस नॉर्मल शुरू कर देना है। तो ये प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें पेट में जो आलाइश रुकी हुई है, गंदगी रुकी हुई है, टॉक्सिन रुके हुए हैं, जो गैस बनाएंगे, जो हमारे ऑर्गन है उनको चारों तरफ से धो के मांझ के। मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बताइए कि वो किस तरह से करें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सांस को मेरी समझ में भी अभी नहीं आया एकदम, तो जरा सा इस सिलसिले में। हाँ, वो उसमें ये होती है लेट करके असल में, लेकिन बैठ के थोड़ा इशारा दे सकते हैं। जी, हाँ। तो मैं ही दे देता हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे ही बैठे बैठे देखिए, पहले मैंने सांस निकाला, फिर मैं पेट को खींचते ही छोड़ूंगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं बोल नहीं सकूंगा ना। ये चलिए आप दिखा दीजिए बैठे बैठे, है ना, कमर सीधी रखिए क्योंकि फिर मैं बोल नहीं सकूंगा। जी, सांस गहरा निकालें आप, फिर लेना मत, पेट को ऊपर खींचिए और छोड़ दीजिए, वहीं फिर छोड़ दीजिए। ये देखिए पेट कैसे हिल रहा है, सांस नहीं ले रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं, बस छोड़ दीजिए, अब नॉर्मल सांस। ये अमल है वो। तो इस अमल से क्या हुआ कि तमाम अंदर के ऑर्गन आपस में यूँ रगड़ रहे, लेकिन ये लेट के सजेस्ट करता हूँ। ये तो आज तमाम लोगों को का मतलब चित या पट, सर कमर नीचे रख के, पेट ऊपर रख के लेटेंगे और ऐसे करेंगे इंशाअल्लाह। इतना गजब के नफ़े हैं इसके, लोगों ने यूँ बताया है कि साहब मैं तो बड़ा हल्का फुल्का पेट महसूस कर रहा हूँ, मेरे तो पेट का भारी। आपने बताया कि शुगर वालों को भी इससे बहुत राहत मिलेगी। ये अल्लाह ने मुझे बड़ा इनाम दिया, ये रिसर्च मुझसे हो गई, है ना। और मतलब थी तो ये पहले से ही, उसमें थोड़ा चेंजेस किए, एक तो ड्यूरेशन घटा दिया। कोई आपकी किताब भी है इस पर डिटेल में जिसमें तफसीलात? हाँ, तफसीलात तो ये समझिए कि भरी पड़ी है। जैसे 1992 में जब मैं मेडिकल अफसर था तो ये किताब हमने लिखी थी 200 पेज की। अच्छा। और इसमें मुश्किल जो है आसन है, क्योंकि वो डिकोड किया था एक तरह से, ये वाले आसन है, डिकोड है। तो डिकोड में आदमी ओरिजिनली करता है काम जो वो करता है ना, जो वो सीखता है, जो उस्ताद सिखाते हैं। फिर हमने क्या किया कि मेडिकल अफसर हो गए, मेडिकल अफसर लाजपत भवन में। फिर इतने आर्टिकल लिखे, तो ये आर्टिकल मुख्तलिफ अखबारात में छपे हुए हैं, उनका नाम वगैरह और डेट लिखी है कब छपे हुए हैं, तो ये अलग अलग मौजूआत पे हैं। तो जो किताबें लिखी, तो उसके बाद क्या हुआ कि इससे काम नहीं चलेगा, आज के आदमी के पास इतना टाइम नहीं है, कैप्सूल चाहिए जल्दी से काम हो जाए। तो ये जो वर्जिश अभी दिखाई गई, तो ये ज़रा सी देर में ही हो जाएगी, और बस इतनी कर लो अगर पेट का मसला। मतलब कितनी बार इस अमल को दोहराना है? अजी सर, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कर लो तो अल्लाह का करम बहुत हो जाएगा, उसी में बहुत फ़ायदा है। मैं खुद भी 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करता, 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं, मतलब ये हमने रिसर्च की कि कितनी दफ़ा करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो बहुत दफ़ा करके देखा तो और बल्कि मसल्स अकड़ जाती हैं, आराम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर 2 दफ़ा करते हैं और फिर बस थोड़ा सा आराम शुरू में और थोड़ा सा बाद में, तो वो रिलैक्स रहता है सिस्टम। रमज़ान में भी, रोज़े में भी इसको किया जा सकता है? रोज़े में भी खाली पेट 4 बजे के आसपास करेंगे। इस सांस की प्रैक्टिस और इनको
तो आपको एनर्जी आ जाएगी अगले 2-1 घंटे। इफ्तार से कबल? हाँ, इफ्तार से 2-3 घंटे पहले, 2-3 घंटे, क्योंकि अगर इफ्तार से कबल ही करेंगे आधा घंटे का तो टाइम के बाद आराम का चाहिए कि भाई कोई भारी काम ना करो। और बहुत मुफीद वर्जिशें इनको पाया है और ये बदल दी गई, आज के इंसान के हालात की ज़रूरत के हिसाब से इनको ढाला गया है, तो ताकि जो है वो आसानी से कर ले, टाइम नहीं है, कस्टमाइज़ की गई हैं। जैसे अभी आप उसके बाद कह रहे हैं रमज़ान की, तो रमज़ान के लिए कस्टमाइज़, इसी तरह मैंने हज के लिए कस्टमाइज़ की हैं। तो हाजियों के लिए जो प्रैक्टिस कस्टमाइज़ की हैं वो दिल्ली के 3000 हाजियों ने इस साल सीखी हैं। ये उनके फोटो हैं, ये मेरे बैकग्राउंड में, ये मैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि कैसे करना, क्या करना जी। तो दिल्ली के हाजियों को बड़ी पसंद आ रही है। और इससे पहले 3000 और हाजी कर गए थे अब से 2 साल पहले। तो ये हाजी हर रोज 250 नए हाजी दिए गए और उनको यानी इतनी इजी बना दिया गया इन वर्जिशों को कि वो यूं उनको ये महसूस हुआ कि देखिए वहाँ गर्मी लगेगी, तो गर्मी की शिद्दत से कैसे बचना। अभी आगे रमज़ान जो है वो गर्मी में आ रहा, तो मैम आप दिखाइए, एक वर्जिश दिखा दीजिए कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सांस किस तरह लें कि अंदर ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। तो कितनी आसान वर्जिश, क्या करना है, होंठ खोलने हैं और दांतों के बीच से जीभ को दांतों करीब लानी और दांतों के बीच से हवा खींचिए, ये खींच रही और नाक से निकाल लीजिए, फिर दोबारा कर लीजिए। ये देखिए डिमॉन्स्ट्रेट कर रही मैम, है ना। तो ये और इससे ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। यानी अगर आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है, हाँ। अब ज़ाहिर है रमज़ान गर्मी ही में भी और आगे चलेंगे जी हाँ, गर्मी आएगी जी। तो मेरी ये वर्जिशें सबको नफ़ा बख्श है, खाली रमज़ान वालों के लिए नहीं है, आम लोगों को भी नफ़ा बख्श है, क्योंकि मैं कॉमन नफ़े के लिए काम करता हूँ, सबके खैर के लिए काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जी। और जाहिर है किसी भी तरह से समाज में खुद रोज़ेदारों में ख़वातीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी जी। कई बार तो ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर के मर्दों से ज़्यादा इबादत और रियाजत करती हैं। जी जी जी, और बड़ा ख्याल रखती हैं। हाँ, ये तो लेकिन उनकी तरबियत का, उनकी ट्रेनिंग का, उनको तसल्ली तशफ़ी देने का शायद कोई रास्ता नहीं होता या उनको मौका नहीं मिल पाता। क्यों कि उनके साथ बच्चे भी हैं, मर्द को भी देखना है, घर के लोगों को भी देखना है, रोज़ा भी देखना है, खाना पकाना भी देखना है, इफ्तारी सहरी का भी इंतज़ाम करना है। जी जी। और वो ख़वातीन बहुत ही पाबंदी से रोज़ा भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ना चाहती हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि उन ख़वातीन के लिए मतलब क्या तजवीज़ आप पेश करते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे 50% इंडिया के बारे में आपका सवाल है, मुझे अच्छा लगा, खाली रमज़ान के लिए नहीं। देखिए मेरी कोशिश तो ये रहती है कि ख़वातीन भी सीखें। तो हमारे इस फोटो में देखेंगे कि इधर ख़वातीन है, ज़रा फोटो क्लियर नहीं है, आधे में लेडीज़ हैं और आधे में जेंट्स हैं, और ये इस साल हज को जाने वाली हैं। अच्छा। तो ये तो इस साल के जाने वाले की एक मिसाल हो गई, यानी मैं अभी भी उनके बीच में काम कर रहा हूँ। तो इसके अलावा हमने क्या किया है कि ऑनलाइन जब कोरोना चल रहा था तो 500 एपिसोड हमने फिटनेस एक्सरसाइज के ऑनलाइन किए थे और वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, और उनमें उनके ज़रिए ख़वातीन ने बड़ा फ़ायदा उठाया। वो हमारे साथ ट्रेनर भी थी कुछ ख़वातीन। अब रहा कि उनको तवज्जो दिलाने के लिए कि भाई क्यों करें वो, तो देखिए उनको मुझे लगता है कि ये हकीमी एक्सरसाइज उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। ये हिकमत वाली, हकीमी का मतलब जिसमें हिकमत हो, बेनिफिशियल हो, नफ़ा बख्श हो और एक्सरसाइज हो। तो ये जिस्म के हर हिस्से के लिए है ना, सिर के लिए, गर्दन के लिए, गर्दन की प्रॉब्लम है, कमर के लिए, देखिए उन्हें कमर के मसले हो जाते हैं, और कमर की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। मैं दिखा सकता हूँ अभी भी, और ये चैन इस पर ज़रा देखिए, हो सकता है मिल जाए, तो अभी मैंने देखी थी, हाँ मिल गई। देखिए कितनी आसान एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है, और इसमें कुछ भी नहीं, बस ये पोजीशन लेकर के एक टांग को, जो मेरी तहकीक है वो ये है कि एक टांग को खिसकाते हुए ले जाओ, एकदम ऊपर नहीं उठाओ, दर्द है ना कमर में, तो उसे पूरा पीछे खिसका दीजिए और यूँ खींच लीजिए, फिर उसको हल्का सा ऊपर उठाइए, है ना, जितना आराम से जिससे हो, उसको वहीं से नफ़ा मिलेगा। तो ये देखिए उनको कमर दर्द की शिकायत होती है, उसमें फ़ायदा होगा। दूसरे एक वर्जिश का और मैं जिक्र करना चाहूँगा इस मौके पर, और वो वर्जिश है
कि उनके जो पेट का हिस्सा है वो अपना ध्यान, जैसा कि आपने कहा, वो सबके लिए मेहनत करती रहती हैं, लगी रहती हैं, अपना ध्यान नहीं करती, तो उनके पेट के हिस्से इधर उधर जाते हैं तो तकलीफें होती है, दर्द होते हैं। तो दर्द होते हैं तो उससे बचाने के लिए कितनी सिंपल वर्जिश, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हमें हकीमी बहुत आसान वर्जिश मिल गई। क्या करना है कि जैसे लेट गए, लेटने के बाद बस ज़रा सी 2 टांगे ऊपर उठाएं, ज़रा सी ज़मीन से, ज़्यादा नहीं, ज़रा इसी कहा मैंने, यानी 2 इंच 4 इंच 6 इंच, बस इतनी 6 इंच ज़्यादा, और इतना ही ज़रा सा सिर ऊपर उठाएं, इसी तरह दोनों हाथ ऊपर उठाएं, और अगर हो सके तो पैरों के अंगूठों की तरफ देखें, इतने अंगूठे पैरों के उठ जाएं कुल मिला के। अब जो उनके पेट की चादर टाइट होगी तो साहब वो सारे ऑर्गन को भींच देगी। ये ऐसे कर देगी जैसे हम कपड़े धोने के बाद जो कपड़ों को मसल के यूं भींच के निकालते हैं उनसे मेल, ऐसे ही पेट के मेल कुचेल निकल जाएंगे हमारी माँ बहनों के। तो इतनी ज़रा सी एक्सरसाइज है, ये सीखनी चाहिए, इनसे नफ़ा उठा के वो तंदुरुस्त रहें, ये बहुत ज़रूरी है, तभी वो और ज़्यादा नफ़ा बख्श रहेंगी सबके लिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल और मेरा, जो इंसान की नफ्सियात, ज़ाहिर नफ्सियात, फितरत, जिस्म, ये सब चीज़ें तकरीबन रिलेट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग होते हैं, कभी कभी ज़ाहिर इबादत हर मुसलमान करना चाहता है, हर मुस्लिम औरत करना चाहती है, खातून करना चाहती है, और उसके साथ साथ काम भी हैं, तिजारत भी है, मुलाजिमत भी है, ये है, सब है, जी। इंतज़ामात भी करना है। डॉक्टर साहब इन तमाम कामों में के बीच और या परेशान होके आदमी टेंशन में आ जाता है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं अरे भाई बड़ा टेंशन है। कभी कभी उसको नमाज़ पढ़ने का भी टेंशन होता है, माफ़ कीजिएगा, ये होता है कि घर में कुछ ज़्यादा काम आ गया, कोई मेहमान आ गया, नमाज का वक्त जा रहा है, अब वो टेंशन में आ गए। इसी तरह खाने पकने के मामलात भी हैं, और दूसरे तकरीबन अपने ऊपर वो टेंशन को लाद लेते हैं, यानी वो फितरी तौर पर उनके ऊपर हावी हो जाता है। इसको रिलीज़ करने के लिए डॉक्टर साहब क्या है आपके पास? देखिए, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, दिमाग की बात कर रहे हैं, तो जो दिमाग की बात कर रहे हैं तो दिमाग को ऐसा रखने के लिए नंबर 1 तो सबसे पहली बात है वो हमें जज्बात अपने बदलने होंगे, हमें खैर के जज्बात, यानी सर्वहिताय, हर एक के नफ़े वाला इंसान बनना होगा। तो मैंने सूफिया से सीखा ये कि सूफियों ने जो है वो, मैं उनकी तरबियत में 2 साल रहा, शुरू में अपनी पढ़ाई के दौरान मुझे उनके बीच रखा गया, क्योंकि जो हकीम हिकमत की तरफ बाद में भेजा गया, पहले सूफियों के पास जाओ, इनकी ये क्या क्या करते हैं, इनके तौर तरीके क्या हैं, क्यों इनसे सब मोहब्बत करते हैं, सारे इनके पास क्यों आते हैं, क्या अमाल है। तो वो दूसरे की फ़िक्र करने का जज्बा इंसान में हो और फिर उसका अमल हो। तो सबसे पहले तो ये, तो वो कैसे होगा, जब आप ये देखिए खुद ही हर कोई सोच सकता है जो नाजरीन में से है कि भाई ये देखिए कि जब हमें ये यकीन हो कि ये सारे चारों तरफ जो मेरे लोग हैं, कोई भी है, वो मेरी केयर करने वाला है, तो मुझे फिक्र क्यों, मुझे टेंशन क्यों, मुझे स्ट्रेस क्यों। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस पे कैंची वहाँ चलाइए कि आप दूसरों की फ़िक्र करने वाले बन जाइए, है ना, दूसरों के भला करने वाले बन जाइए। और मैं कह नहीं रहा हूँ, ये काम मुझसे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने करवाया, वालिदैन ने करवाया, और फिर मैंने किया। ये जो किताबें इतनी सारी देख रहे हो जो रखी हुई हैं यहाँ पर, ये सब मेरी लिखी हुई हैं, और ये वर्जन है कि भाई उनकी ज़रूरत देखी तो उनके नफ़े का काम, और ये फ्री है, यानी ये जो तैयार की गई, इनसे गवर्नमेंट से तनख्वाह जिस काम की मिलती थी वो अलग करता था, और ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन समाज को, तो समाज को कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा सा देंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये तो जहनी तैयारी हो गई। अब फिजिकल तैयारी, भाई उसकी एक्सरसाइज क्या करें कि दिमाग में, तो उसके लिए न्यूरॉन्स जो हैं, मेडिकल तालीम कहती है कि अगर हम अपने न्यूरॉन्स को रिलैक्स कर लें, ढीला छोड़ें, तो फिर जो है वो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें कि कोई भी मैं अभी रमज़ान वालों से मुखातिब हूँ कि वो कोई भी कलमा, कोई भी ऐसी इबादत का जुमला जो वो इबादत में कहते हों, उसकी मीनिंग के साथ मन में अंदर पढ़ लें, और पढ़ने के बाद जब उसका सांस भरें, और सांस भर के जब निकालें तो नाक से निकालें, है ना जी। तो ज़रा दिखा दीजिए, फिर उसके बाद फीलिंग का बताऊंगा। आप कमर सीधी, नाक से निकालने में जो आवाज़ बनती है, जो न्यूरॉन को रिलैक्स करेगी, वो
जी छोड़ दीजिए, अब मैं कोरिलेट करके बताता हूँ, कम समझ में आई होगी बात। कि पहले इन्होंने कोई कलमा पढ़ा अंदर ही अंदर, तो वो मालिक से जुड़ गए, है ना, मालिक की इबादत कर ली। तो मालिक के इस्लाम में आया है कि जो सुकून है वो अल्लाह की इबादत में है। तो पहले इन्होंने सुकून हासिल कर लिया, फिर उसके बाद लंबा गहरा सांस खींचा और उस पे आमीन कह रहे, जो कुछ बात कही, आमीन का जो आखिर वाला हिस्सा है, या रहमानुर रहीम का जो रहीम वाला हिस्सा है, उसको आखिरी हिस्से को सांस निकालने में इस्तेमाल कर रहे। तो उससे जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो बड़ी गज़ब की हैं, न्यूरॉन को रिलैक्स करती हैं। हमने ये तजर्बा आज भी कराया है, 2-4 दिन और पहले भी हम कराते रहे हैं। लेकिन तजर्बा कराने वाले को ये कहा गया, ज़रा हाथ रख के दिखा दीजिए, कि अपने हाथ यहाँ रख लीजिए सिर पे, कमर सीधी रखिए, चेहरा थोड़ा सा ऊपर। जब आप ये करें आखिरी हिस्से को, तो हाथों में महसूस करें, आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। वो वाइब्रेशन बड़ा आनंद देगा, यहाँ तक कि आंखें खोलने को जी नहीं चाहेगा। एक दफ़ा और इस तरह करके दिखा लीजिए। मन में जो है आपको इबादत कीजिए, फिर उसके बाद लंबा गहरा सांस भर के ये है। तो अजान वाले अल्फाज कहे जा सकते हैं, या फिर या रहमानुर रहीम का मीम वाला आखिर में कहा जा सकता है। दांत अलग रहेंगे, होठ मिले रहेंगे, तो ये सारे सिर में वाइब्रेशन होगी, इंशाल्लाह स्ट्रेस नहीं आएगा, बरकतें होंगी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बीच बहस में, जिसका मौजू था जिस्मानी फिटनेस और रमज़ान के रोज़े। अगले हफ्ते इसी तरह के फिर किसी अहम प्रोग्राम में हम आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।